आज हम चर्चा एक ऐसे समसामयिक विषय की कर रहे हैं जिसकी चर्चा केवल राजनैतिक गलियारों में ही नहीं, गांव-गांव के चौराहों तक फैल चुकी है, जिसको लेकर दो धड़ा बना है, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। वह है चर्चा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को जानने के पहले ये जानना आवश्यक है वक्फ किसे कहते हैं। अगर वक्फ की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द वकूफ़ा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रोकना, ठहराना या सुरक्षित करना। अब हम वक्फ की परिभाषा देते हैं। वक्फ होता क्या है? अर्थात इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जो धन और संपत्ति दान में दी जाती है उसे ही वक्फ कहते हैं। यह संपत्ति हम मस्जिदों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, गरीबों की मदद के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में शुरू हुआ। एक सुल्तान मुइजुद्दीन शैम गौर था। उसने जो मुल्तान की जामा मस्जिद थी उसके रख रखाव के लिए 2 गांव की लगान दान में दी थी, और बाद में जैसे जैसे इस्लामी सत्ता भारत में बढ़ती गई वैसे वैसे ही वक्फ संपत्तियों में इजाफा होता गया। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था होती है जो वक्फ की संपत्ति को अर्जित करने और उसे रखने में सक्षम होती है। वह अगर उसकी संपत्ति पर कोई काबिज होता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा करने या उसके विरुद्ध अगर किसी ने मुकदमा दायर किया तो उसका प्रतिवाद करने के लिए उत्तरदायी होती है, और इसलिए हर राज्यों में एक वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। अगर इसकी मैं बात करूं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों की गई तो इसके लिए कई कारण दिए जाते हैं। एक तो सबसे पहले अगर कारण की बात करें, वक्फ अधिनियम 1995 में जो संशोधन किया गया था, जो बाद में संशोधन 2013 में किया गया था, उसकी कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, जिसके कारण भी इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरे कारण की बात करें तो वक्फ बोर्डों ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों का गलत प्रयोग किया था, जिससे लोगों के बीच वैमनस्य पैदा हुआ था, उनके बीच में कड़वाहट पैदा हुई थी। इस कारण भी से संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। अगर हम बात इसके तीसरे कारण की करें तो इसके न्यायाधिकरण के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता था। इसको लेकर भी लोगों ने आपत्तियां उठाई थी, क्योंकि वह ऊपर अपील नहीं कर पा रहे थे। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम हुआ करता था, जिसके कारण भी लोग असंतुष्ट थे। वहीं पर अगर मैं चौथे कारण की बात करूं तो मुसलमान हो चाहे वह गैर मुसलमान हो, वक्फ भूमि पर जानबूझकर लोग अतिक्रमण किए थे। उनकी संपत्तियों का प्रबंधन की उत्तरदायित्व जिसे दिया गया था वह अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा था। इन सब को लेकर लगातार सरकार से शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, इसलिए सरकार को यह संशोधन बिल लाने की आवश्यकता पड़ी। अब हम चर्चा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की करते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई। अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष 8 अगस्त 2024 को सरकार ने इससे संबंधित लोकसभा में 2 बिल लेकर आई। इसका उद्देश्य उसने बताया कि वक्फ बोर्ड के काम को और बेहतर ढंग से संपादित करना है और वक्फ की संकट का बेहतर प्रशासन करना है। लेकिन इस बिल पर सर्वसम्मति बनाने के लिए उसने 9 अगस्त 2024 को इसको संयुक्त संसदीय समिति अर्थात जेपीसी के पास भेज दी। विधेयक के महत्व को देखते हुए जेपीसी ने इस पे सुझाव मांगा,
आम जनता का सुझाव मांगा, विशेषज्ञों का सुझाव मांगा और सभी सुझावों के बाद इसके अध्यक्ष जो जगदम्बिका पाल जी थे, उन्होंने इस संशोधन विधेयक को 30 जनवरी 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन उसमें उन्होंने 44 संशोधनों को प्रस्तावित किया था, लेकिन कैबिनेट ने 19 फरवरी 2025 को अपनी बैठक में केवल 14 संशोधनों को मंजूरी दी और इस प्रकार इस वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में इस पर एक लंबी बहस चली। इस बहस के बाद वहां पर मतदान कराया गया और लोकसभा में पक्ष में 288 मत तथा विपक्ष में 232 मत पड़े और इस तरीके से लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया। फिर दूसरे दिन 3 अप्रैल 2025 को यह राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में भी एक लंबी बहस के बाद इस विधेयक के पक्ष में 128 मत पड़े और विपक्ष में केवल 95 मत पड़े और इस प्रकार यह राज्यसभा से भी पास हो गया। बाद में दोनों सदनों से इसे पास कराकर इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और राष्ट्रपति ने अपनी इस पर मंजूरी दे दी और जैसे ये मंजूरी दिया, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 यह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के रूप में जाना जाने लगा। अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के कुछ प्रावधानों को हम जान लें। अगर हम पहले प्रावधान की बात करें तो वक्फ अधिनियम 1995 का नाम अब बदल दिया गया है। अब नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। इसे संक्षेप में उम्मीद कहा जाता है। अगर मैं उम्मीद की बात करूं तो UMMEED का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। ये तो बात नाम बदलने की थी। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि अब कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। यदि इस पर कोई विवाद होता है तो उस जिले का जिलाधिकारी उसके स्वामित्व का निर्धारण करेगा। वहीं पर तीसरी बात करें तो इस विधेयक में इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि वही व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का ग्रहण किया। अगर हम इसके अगले प्रावधान की बात करें तो पहले वक्फ बोर्ड में सभी सदस्य मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन अब कम से कम 2 सदस्य गैर मुसलमान होने आवश्यक है। वहीं पर अगले प्रावधान की बात करें तो अगर किसी की महिला उत्तराधिकारी है तो वह संपत्ति वक्फ को नहीं जाएगी। पहले महिला उत्तराधिकारी होने पर संपत्ति वक्फ को चली जाती थी। अगर आप न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध की बात करें तो पहले उसका निर्णय अंतिम हुआ करता था, लेकिन अब 90 दिन के अंदर हम ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं पर उसके अगले प्रावधान की बात करें तो पहले वक्फ बोर्ड में महिला का होना आवश्यक नहीं था, लेकिन अब कम से कम 2 महिला सदस्य का होना आवश्यक है। अगर अगले प्रावधान की बात करें तो वक्फ संपत्तियों का ऑडिट अब केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। और वहीं पर अगले प्रावधान की बात करें तो इसका डेटा, वक्फ संपत्तियों का डेटा केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस पर किया जाना आवश्यक है और अधिनियम बनने के 6 माह के अंदर इसे पूरा करना होगा और 6 माह के अंदर ही पूरी संपत्तियों का सर्वेक्षण भी पूरा करना होगा। वहीं पर हम वक्फ संपत्तियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लें। अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति सशस्त्र बल के पास है।
वहीं पर दूसरे नंबर पर भारतीय रेलवे के पास है। वहीं पर अगर तीसरे पर बात करें तो सबसे ज़्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो ये नहीं कहा जाता कि जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर सभी वक्फ की संपत्तियाँ हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर वक्फ संपत्तियाँ नहीं हैं, जिसमें हम इराक, मिस्र, तुर्की, सूडान आदि देशों का नाम ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार अगर हमने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया तो हम उसे वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का स्वामी ये माना जाता है वक्फ बोर्ड होता है, और वक्फ बोर्ड उसे अल्लाह को दे देता है, और अल्लाह को दी गई संपत्ति को फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए एक बार दान दी गई संपत्ति फिर वापस नहीं ली जाती है। वहीं पर वक्फ अधिनियम देश के केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए ही यह विशेष अधिनियम है, जबकि अन्य धर्मों के लिए ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। अभी तक हमने वक्फ के बारे में बातें किया और हमें विश्वास है कि आप इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और बातों को समझे होंगे। इसी के साथ बात अपनी मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।